तक हम लोग रैंडम वेरिएबल और उनके डिस्ट्रीब्यूशंस को अंडरस्टैंड किए कि क्या था कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, मिस क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर वैल्यूड रैंडम वेरिएबल, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबको पढ़ेंगे। तो आज का जो स्टार्टिंग टॉपिक है हमारा वेक्टर वैल्यूड रैंडम वेरिएबल। तो हेडिंग डाल लेते हैं, वेक्टर वैल्यूड रैंडम वेरिएबल। तो सपोज अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि हेड और टेल, मतलब टॉस ऑफ कॉइन होता है तो हमारा हेड और टेल आता है, ठीक है। तो एक रैंडम वेरिएबल हम लोग बना रहे थे टॉसिंग अ कॉइन, एक रैंडम वेरिएबल बना रहे थे रोलिंग अ डाइस, ठीक है। बट रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि केवल एक इवेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, मल्टीपल इवेंट एक साथ चल रहे हैं। तो हमको एक साथ चलने वाले इवेंट की डिस्ट्रीब्यूशंस को देखना है, तो वो हम कैसे देखेंगे। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग वेक्टर के फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि पहला इवेंट हमारा जो है x1 मान लेते हैं, पहला रैंडम वेरिएबल x1, ठीक है, जो कि क्या है कि हमारा टॉस अ कॉइन है, ठीक है। दूसरा हमारा रैंडम वेरिएबल है, हमारा ये रैंडम वेरिएबल है रोलिंग अ डाइस, ठीक है। हमको पता है जब टॉस ऑफ कॉइन होता है तो अब हमारा सैंपल स्पेस क्या होता है, एज और टी। और जब हमारा रोलिंग अ डाइस होता है तब हमारा सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अब बात आती है कि मैं इसको एक साथ रिप्रेजेंट करूं तो करूं कैसे। मुझे टॉस अ कॉइन भी हो रहा है और रोलिंग अ डाइस एक साथ हो रहा है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो करूं कैसे, ठीक है। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो मेथड बनाया गया है उसी को बोलते हैं वेक्टर। हम लोग इनको क्या है, वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा जो बड़ा सा ये रैंडम वेरिएबल बनेगा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे x1 और x2 के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ x1 जो डिफाइन कर रहा है वो टॉस अ कॉइन को डिफाइन कर रहा है, और x2 क्या कर रहा है, रोलिंग अ डाइस को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। सेम केस में बता रहा हूँ, जब हम लोग किसी पर्सन को देखते हैं, सपोज हमारा पर्सन है, इस पर्सन को डिफाइन करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। इस पर्सन को डिफाइन करने के लिए हमको चाहिए हाइट, वेट, एज। चलो अभी हम लोग तीन रैंडम वेरिएबल के थ्रू हम लोग डिफाइन करें। एक रैंडम वेरिएबल है हमारा, एक है वेट और एक है एज, ठीक है। इंडिविजुअली ये अलग अलग चीजों को डिफाइन करते हैं। हाइट अलग चीज होगा, इसका अपना एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन बने, ठीक है। सेम वेट का अलग पीडीएफ बनेगा, एज का अलग पीडीएफ बनेगा, ठीक है। लेकिन ये तीनों कंबाइन मिलके एक जो वेरिएबल है पर्सन, उसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। सपोज करते हैं किसी की हाइट है 168 सेंटीमीटर, वेट है 90 केजी, हाइट है सपोज 70 ईयर्स, ओके। अगले बंदे की को डिफाइन कर रहा है 169 हाइट, वेट हो गया 70, एज हो गया 25, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर वेक्टर है ये एक पर्सन को डिफाइन कर रहा है, ये जो वेक्टर ये पर्सन बी को डिफाइन। तो हम लोग वेक्टर के फॉर्मेट में हम लोग पर्सन और पर्सन बी को डिफाइन कर पा रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअली हम डिफाइन नहीं कर पाते। क्या पता एक कंडीशन होता है जहां पर 168 रहता, केवल और केवल हाइट के बेसिस पे डिफाइन तो नहीं कर सकते थे पर्सन ए और पर्सन बी को। हमको रिक्वायरमेंट रहती वेट और एज की भी, करेक्ट। तो ये है वेक्टर के फॉर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। हम लोग अब क्या है, डेफिनेशन लिख लेते हैं।
अब मैं ये डेफिनेशन इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप में से कई लोग क्या है कि नोट्स बना रहे हैं साथ साथ। तो वैसे तो हमारा मेन पर्पस क्या है कि आप उसको अंडरस्टैंड कर लो, दैट इज इनफ। लेकिन हम लोग डेफिनेशन भी लिखते चलेंगे ताकि हमारा नोट्स प्रिपेयर होते रहे। ठीक है। तो वेक्टर वैल्यूड रैंडम वेरिएबल, तो स्लो लिखता हूँ तो थोड़ा सा देख लेना, स्पीड आप बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। इज अ जनरलाइजेशन ऑफ a random variable to multiple dimension. Instead of taking a single value, taking a single value, it takes a vector value. Value takes a vector value. तो इतना देर से वही तो बात कर रहे थे हम लोग कि केवल एक पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल किस चीज को डिफाइन नहीं कर रहा है। यहाँ पर मल्टीपल डायमेंशंस, मल्टीपल वैल्यूज हैं जो पर्टिकुलर एक वेरिएबल्स को, वेक्टर वैल्यू रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, राइट। सो इसको तुम ऐसा समझ लो कि दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल in scenario where we need in scenario where we need to model multiple related random quantities की एक साथ हम लोग को मल्टीपल रिलेटेड रैंडम क्वालिटीज की जरूरत पड़ती किसी मॉडल को बनाने के लिए। सपोज हम लोग एक मॉडल बना रहे हैं, इसको एक एग्जांपल की तरह समझो। ठीक है। सपोज हम लोग एक मॉडल बना रहे हैं कि क्रिकेट का मैच होने वाला है। सपोज हमारा है क्रिकेट का मैच होने वाला है। ठीक है। क्रिकेट मैच। अब हमको देखना है कि क्रिकेट मैच होने की पॉसिबिलिटीज क्या है। ठीक है। पॉसिबिलिटीज क्या है क्रिकेट मैच होने की। तो पहला चीज हम लोग देखते हैं कि बारिश तो नहीं हो रही है, रेन हो रहा है कि नहीं। सेकेंड चीज हम लोग देखते हैं पिच का कंडीशन कैसा है, बहुत ज्यादा ड्राई तो नहीं है और बहुत ज्यादा रूखा सूखा, मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा वेट तो नहीं है, या फिर पिच सही है कि नहीं। दो कंडीशन। तीसरा कंडीशन देखते हैं कि पर्टिकुलर, सपोज हमारे पास रेन हो गया, पिच हो गया, और क्या चीज डिफाइन करता है आप बताओ। प्लेयर्स। प्लेयर्स आने वाले हैं कि नहीं, पहली बात तो। पाकिस्तान का पिच है, का पिच है, इंडिया का मैच है। ठीक है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान की मैच है। हमको पता है रेन भी नहीं हो रहा है, पिच भी बढ़िया है, लेकिन इंडियन प्लेयर जाएंगे नहीं। ठीक है। उन मैच फिर दुबई में ही होगा। ठीक है। तो कोई मतलब नहीं दिया तुम्हारा। तो उस केस में क्या है, प्लेयर्स किस कंट्री के हैं ये भी डिफाइन कर गया। ठीक है। चलो एक सपोज हाइपोथेटिकल लेते हैं, एलियन ने अटैक कर दिया, जो कि होने वाला नहीं है, फिर भी ले लिया वैसे। ठीक है। ले लेते वैसे। तो अब हमारा जो क्रिकेट मैच है
क्रिकेट मैच एक रैंडम वेरिएबल है, ये होने वाला है कि नहीं, यस और नो, हमारा जो मैच होने वाला है नहीं। अब हमको ये डिफाइन करना है, तो हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स यहाँ पर है। रेन होगा कि नहीं, पिच का कंडीशन क्या है, प्लेयर किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, ये अभी रिसेंटली ऐड हुआ है ना, पहले नहीं होता था, लेकिन अब रिसेंटली अब हम लोग का दबदबा है, तब से कर रहे हैं। हमें एलियन का अटैक हुआ कि नहीं, ठीक है। तो ये चार डिफाइन कर रहे हैं कि क्रिकेट मैच होगा कि नहीं, ठीक है। तो इसी को मॉडलिंग कि हम लोग क्रिकेट मैच के सिनेरियोस को मॉडल कर रहे हैं कि कैसे होगा कि नहीं होगा, इनके बेसिस पर, ठीक है। तो इसको और लिख लेते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन। फॉर्मली a vector value random variable is defined as, this particular is defined as x in R n, इसको यूक्लिडियन डायमेंशंस बोलते हैं, यूक्लिडियन वेक्टर का डायमेंशन बोलते हैं। इज डिफाइंड एज, ये हमारा रैंडम वेरिएबल हो गया, ये हमारा वेक्टर हो गया। डायमेंशंस क्या है, x2 x3 अप टू xn, ठीक है। xn n जो है हमारा ऑर्डर, वेयर एक्स आई 1 2 3 4 की बात कर रहे हैं, एक्स आई इज अ रैंडम वेरिएबल the vector x can be thought of a point in n dimensional space where each coordinate correspond to each coordinate correspond to a different random variable, a different random वेरिएबल। इसी चीज की तो बात कर रहे हैं, हर एक कोऑर्डिनेट डिफरेंट रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कर, ठीक है। करते हैं एक सिनेरियो ले लेते हैं, हम ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है। पहला हमारा इवेंट है, मतलब पहला हमारा जो रैंडम वेरिएबल है, ये क्या के लिए है, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। हमारा दूसरा रैंडम वेरिएबल है x2, रोलिंग अ डाइस। बहुत टाइम से हम इसी चीज का एग्जांपल दे रहे थे, राइट, रोलिंग अ डाइस। अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों को, ये दोनों तो सेपरेट हमारा इवेंट है, सेपरेट रैंडम वेरिएबल है। अब हमको चाहिए एक रैंडम वेरिएबल x, तो इनको कंबाइन डिफाइन करें, ठीक है। तो इनको कंबाइन देने के लिए हम क्या करें, x1 कॉमा x2, ठीक है। इसी को, अब हमारा क्या है कि केवल दो रैंडम वेरिएबल है, तो इनको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऑर्डर 2, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सिंस हमने पढ़ा रैंडम वेरिएबल के बारे में, रैंडम वेरिएबल में क्या हो रहा है कि मीन्स हमने रैंडम वेरिएबल, वेक्टर वैल्यूड रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ा है, लेकिन अब हम लोग क्या करें, अभी तक हमने जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा, वो एक पर्टिकुलर सिंगल रैंडम वेरिएबल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा। लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूशन जो हम पढ़ेंगे,
तो हमको चाहिए ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे वेक्टर वैल्यू रैंडम वेरिएबल के लिए डिफाइंड हो, करेक्ट। तो उनके लिए जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं उनको बोलते हैं जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ये जब हम लोग वेक्टर वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग तीन डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन और एज वेल एज कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। तो सब उनमें सबसे पहले हम लोग जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सिंपली जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल की कंबाइंड प्रोबेबिलिटीज को स्टडी करते हैं। अभी तक हम लोग सिंगल रैंडम वेरिएबल्स का हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को देखते थे, लेकिन अब हम लोग क्या करना है, कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है, ठीक है। तो अभी जैसे हमने पढ़ा ऊपर में एक एग्जांपल दिया मैंने डाइस के बारे में, ठीक है। तो डाइस के बारे में जब हम लोग डाइस को रोल कर रहे हैं और एज वेल एज हम लोग कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो जब हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं तब हमारा सैंपल स्पेस, ये जो है कॉइन को टॉस कर रहे हैं, कॉइन टॉस, ठीक है। तो इसमें हमारा जो सैंपल स्पेस है वो क्या है? हेड और टेल, ठीक है। अब हमारा x2 है, ये हमारा है क्या कर रहे हैं? रोलिंग अ डाइस, रोलिंग डाइस। तब हमारा सैंपल स्पेस क्या है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन अब हमको चाहिए कि कंबाइन क्या है, तो कंबाइन करने के लिए हम लोग देखते हैं एक सैंपल स्पेस, सपोज हमारा x, ठीक है। इसका हम लोग कंबाइन जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कंबाइन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो सपोज एक कंडीशन है कि हमारा जो क्वाइन है वो है हमारा h, हमारा रोलिंग डाइस में आ रहा है 1, सेकेंड में भी h है, रोलिंग डाइस में आया 2, थर्ड में h है, रोलिंग डाइस में आया 3। तो ऐसे ही लिखते चलते हैं 4 5 और ये 6, ठीक है। अब हमारा कंडीशन यहाँ पर आ गया, टॉस किया तो टेल आ गया, रोल किया तो 1 आ गया। सेम वैसे ही पूरा लिख देता हूँ जल्दी, ये एकदम सिंपल से टॉपिक है तो तुमको समझ आ ही गई होगी। T5 T6, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? सैंपल स्पेस ऑफ एक्स, मतलब जहां पर ज्वाइंट का सैंपल स्पेस है हमारा, ये सारे यूनिक वैल्यू है, ठीक है। और इसको एक बार चेक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर कितने यूनिक वैल्यू 2 है, यहाँ पर यूनिक वैल्यू 6 है, तो हमारे एक्स में हमारा टोटल यूनिक वैल्यू कितने आने चाहिए? 2 × 6 विच इज इक्वल टू 12। चेक कर लो, काउंट कर, ठीक। तो 12 टोटल कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है। इसको अब हम लोग थोड़ा सा इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो द joint distribution describe the probability, वेट अ सेकेंड, इसको लिखने से पहले एक चीज और देख लेते हैं। ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस, ठीक है। अब हमारा सपोज H1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? H और 1 आने की प्रोबेबिलिटी केवल 1 है, राइट। यहाँ पर 1 है, आउट ऑफ कितने टोटल है? 12। हमको पता है सारे यूनिक वैल्यू, तो यहाँ पर सारे के प्रोबेबिलिटीज कितनी है? सारे की प्रोबेबिलिटीज कितनी है? 1/12। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू xi, x2 इज इक्वल टू x2 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/12। x है हमारा h और x2 है 1, प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है। सारे की प्रोबेबिलिटी, सिंस हमको पता है कि फेयर डाइस फेयर कॉइन है तो सारे हेड और टेल बराबर आएंगे, वैसे ही हमारा वो रोलिंग डाइस मतलब ठीक है।
1/12। इसी चीज को अगर तुम ये 1/12 कैसे आ रहा है इसको और देखोगे तो हमको पता है कि जब हम लोग है क्या बोलते हैं रोलिंग डाइस करते हैं तब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आती है 1/2। और हमने डाइस को जब रोल किया तो अब हमारी क्या आ गई 1/6। देखो 1/2 इंटू 1/6 कितना हो गया 1/12। डायरेक्ट निकालने का एक तरीका अगर फेयर है तो, नहीं है तो थोड़ा करना पड़ता है सैंपल स्पेस निकाल। ठीक है, अब हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, मैंने प्रोबेबिलिटी समझा दी, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में, सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस का वो तुमको बता दिया। ठीक है, तो अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन describe the probability of distribution describe the probability of each possible combination of the outcome of x1 and x2, ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ x1 एंड x2, जो कि हमने सैंपल स्पेस निकाल के देखा। सिंस both the coin and dice are fair, coin and the dice are fair, ओके, फिर इसको लिखा है उसी चीज को वापस नीचे लिख सकते हो, मतलब लिखने की जरूरत नहीं, लिखना वो आपके ऊपर है। और 1/12 रहता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा, ये तो आपको जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बता दिया। ठीक है, सारी की प्रोबेबिलिटी कितनी बाई। ठीक है, इनको अगर आपको टेबुलर लिखना है तो फॉर्म में एक बार लिख देते हैं। ये हो गया हमारा 10, 1 2 गया 4 आ गया 5 गया, सारी वैल्यू। ठीक, टोटल कितने 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आएगा आउट ऑफ 12, यहाँ पर 1 आउट ऑफ 12, सेम 1 आउट ऑफ 12, सबको जल्दी लिख देता हूँ 1 आउट ऑफ 12, क्योंकि सारे यूनिक हैं। सपोज अगर बायस जैसा किसी में 2 आ रहे हैं, ये डबल आने की प्रोसेस, तो 2 आउट ऑफ 12 हो जाता है, मतलब कि 1 आउट ऑफ 6 ऐसा। ठीक है, 1 आउट ऑफ 12 अभी क्योंकि इक्वल फेयरली डाइज और सारे यूनिक वैल्यूज हैं तो इसीलिए 1/12 आ सबके। ठीक है, ये हो गया हमारा जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एकदम यूनिक अलग सा सेपरेटेड टॉपिक नहीं है, इसी में ही जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में ही हम लोग कवर कर सकते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल, ठीक है, मार्जिन के इधर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपली क्या होता है, आपका जो एक वैल्यूज पर्टिकुलर है हम लोग उसको फिक्स कर देते हैं। मतलब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन में केवल और केवल हम लोग या तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन उन कंडीशंस के लिए निकालते हैं जहाँ पर हमको केवल एक की प्रोबेबिलिटीज पता करनी रहती है, जैसे कि जब हम लोग पास कंबाइंड प्रोबेबिलिटीज कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है। ठीक है, अब लेकिन हमको जानना है केवल और केवल कॉइन का कितना है, केवल और केवल डाइस का कितना है। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, तो मार्जिन खींच लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करते हैं, सिंपली
हमारा ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन से उनको सम अप कर देते हैं, ठीक है। इनको सम अप करोगे तो कितना आएगा 6/12 विच इज नथिंग बट 1/2। यही तो पता है क्वाइन का हेड आने की पॉसिबिलिटीज कितनी 1/2 है। सेम गोस विथ टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। यहाँ पर आ जाएगा 2/12 राइट विच इज नथिंग बट 1/6। सेम विथ 1/6 1/6 सारे आ जाएगा। जब डाई रोल होगा तो 1/6 इंडिविजुअल ज्वाइंट हमको डिस्ट्रीब्यूशन दिया, हमको इंडिविजुअल निकालना है। तो कलर चेंज कर लेता हूँ और लिखता हूँ द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1। यहाँ पर क्वाइन की बात कर रहे हैं पहले हम लोग। x1 विच इज क्वाइन इज सपोज क्वाइन का डिस्ट्रीब्यूशन एज आने की ये एज है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 6/12 विच इज इक्विवेलेंस टू 1/2। सेम गोस विथ x1 हमारा क्या है 10, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/12 विच इज इक्विवेलेंस टू 1/2, ठीक है। ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन को सम अप कर दे रहे हैं तो वहां से हमारा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। सेम गोस विथ I don't know what is happening but तो लैग आ रहा है। The marginal distribution of x2 which is हमारा डाइस, ठीक है। हमको पता है डाइस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/6 आ रही, मतलब 2/12 ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी 1/6 आ रही है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं P ऑफ x2, इसको x2 is equal to 2/12 which is nothing but 1/6 where x2 belongs to no not this x2 is small x2, इसको small x2 belongs to 1 2 3 4 5 and 6 right। ये हो गया हमारा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन और ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी अब देख लिया है। तो अब हम लोग देखेंगे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ओके, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज हो गई, क्या नई चीज है। तो इसमें जैसे कि नाम दिया है कंडीशनल, तो कंडीशनल इटसेल्फ मतलब कि कुछ कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि सपोज दो रैंडम इवेंट है, ठीक है। ये हमारा वेक्टर है, वेक्टर वैल्यूड रैंडम वेरिएबल, तो x1 है और ये x2 है, ठीक है। तो इसमें कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहेगा कि x2 की वैल्यू दे दी रहेगी और हमसे पूछेगा कि अगर x2 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होने वाला है, हमारा ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होने वाला है जब हमारा x2 की वैल्यू या फिर x1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। मतलब वहां पर हमको हमारा एक चीज ऑलरेडी गिवन रहेगा तब। तो यहाँ पर हम लोग वही सेम एग्जांपल जो हमारा हेड टेल और डाइस वाला सेम एग्जांपल लेके चलते हैं। तो सपोज करते हैं द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x2, ठीक है। x2 हमारा क्या था, रोलिंग दी डाइस, x2 गिवन given x1, conditional probability of x2 given that x1 is already provided to us। तो हमारा joint probability of that joint distribution मीन्स जो distributions का probability क्या हो, ठीक है।
गिवन दैट हमारा x2 का कंडीशन मीन्स x1 का कंडीशन ऑलरेडी गिवन है, तो x1 का यहाँ पे कंडीशन दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि x1 जो है हमारा ऑलरेडी जो है हमारा x1 है, ठीक। तो इसका प्रोबेबिलिटी विल बी x इज इक्वल टू x2, ये स्मॉल x2 है, गिवन दैट जो हमारा x1 है, x1 क्या है, h फिक्स्ड, ठीक है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1/6। यहाँ पर हमने देखा, इसको गौर से देखो, यहाँ पर हमारा x2 ये गिवन है, ठीक है, x2 एज हमारा गिवन है। तो इस केस में हमारा जो है x2 एज हमारा गिवन हुआ है, ठीक है। तो गिव मी अ सेकेंड, नाउ इट इज फाइन। तो ये एज हमारा ऑलरेडी गिवन हुआ है, ठीक है। तो इस केस में हमारा 1 2 3 4 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमको पता है 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। सेम विथ ऑल, ठीक है, क्योंकि हमारा एज ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो ठीक है, एज प्रोवाइडेड है, तो एज प्रोवाइडेड है, तो हमारा जो x2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। इसको तुम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो अब हमारा क्या है कि जो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे डाइस की रोलिंग डाइस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। अब क्योंकि वहां पर पहले हम 1/2 करते थे, लेकिन अब तो हमारा फिक्स है, वहां पर 1/2 तो नहीं, अब हमारा 1 क्या हो जाएगा, 1। ये हमारा क्वाइन की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी फिक्स होगी। अब क्वाइन की जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 1। तो सेम गोल, अगर और गिवन हमारा जो है हमारा A, तो भी हमारा सेम है, जो हमारा क्वाइन की प्रोबेबिलिटी हो गई है हमारी वो फिक्स हो गई, ठीक है। ये हो गया 1/6। So this is the conditional probability. सिंपली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और कुछ नहीं है, बस हमारा ऑलरेडी को ऐसे लिख सकते हो, दी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और इवेंट एंड अदर इवेंट और नो, और इट इज गिवन। और इसी को सिंपली बोल सकते हैं कि इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन दैट वाई, ठीक है। हमारा वाई गिवन है, तो इसमें क्या रहेगा, एक हमारा जो रहेगा कॉमा वाई, मतलब ये हो गया हमारा क्या है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन एलिमेंट। ओके, हमारा गिवन एलिमेंट सपोज वाई, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या था कि प्रोबेबिलिटी कॉमा वाई, ये हमारा क्या था, 1/12। जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या है, 1/12 चल है, ठीक है। और हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वाइन क्या है, 1/2। सो सिंपली क्या हो जाएगा, 1/12 इंटू
2/1 which is equivalent to 1/6. सिंपली इसी को तुम यहाँ पर लिखते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2, यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, यहाँ पर जो सिंपली जो लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 गिवन दैट x1. ओके, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन है ना हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 जैसे कि कॉइन उसका हमको गिवन है, तो उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. दो तरीके हैं समझने के, आप उसको वैसे समझ फिक्स करके भी समझ सकते हो या फिर जो वैल्यूज दिए हैं उनके बेसिस भी आप समझ सकते हो. पी ऑफ एक्स वाई एक्स को 1, हमने ऑलरेडी निकाला था 1/12, ठीक है, इंटू 2/. सो ये हो गया हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ये हमारा क्या बोलते हैं, अभी तक हम लोग डिस्क्रीट के लिए निकाल रहे थे, ठीक है, डिस्क्रीट, क्योंकि हमको पता है कॉइन और ये जो डाइस है ये हमारा डिस्क्रीट है. अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, अब हम मोस्टली वो होगा, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये होगा कंटिन्यूअस वेरिएबल. मैंने रेड यूज कर लिया, ओके कोई बात नहीं. कंटिन्यूअस वेरिएबल रैंडम के केस में, ओके. डिस्क्रीट के केस में क्या होता है कि सैंपल स्पेस बना के हम तुरंत निकाल लेते हैं, ठीक है. लेकिन कंटिन्यूअस वेरिएबल में क्या होता है कि इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट इंटरमीडिएट वैल्यूज हो सकते हैं. तो सेम केस के लिए अब क्योंकि अभी तक हमने डाइज और क्या बोलते हैं कॉइन के लिए किया, तो एक फिक्स सैंपल स्पेस थी. अगर हम लोग बात करें कि किसी पर्सन के बारे में, सपोज हमारा पर्सन है एक्स, इसका हमने क्या किया, वेट और हाइट. अब जो वेट और हाइट होती है ये कंटिन्यूअस वैल्यू होती है. वेट क्या होती है, किसी की क्या हो सकती है 97.6 kg हो सकती है, वैसे हाइट कितनी हो सकती है 168.6. तो इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है, ठीक है. तो इनके केस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को निकालेंगे. ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, इनके केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है. तो इसी को थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि इसका पहले हम लोग थोड़ा सा वेक्टर वैल्यू रैंडम का लिखाना, डेफिनेशन सेम क्लोज टू क्लोज सेम ही रहेगा. इसमें बस हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिस्क्रीट वैल्यूज हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल को यूज करें, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, ठीक है. तो जैसे कि हम लोग पढ़े थे रैंडम वेरिएबल का, जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे तो हम लोग क्या समेशन कर रहे थे, ठीक है, और कंटिन्यूअस के लिए क्या कर रहे थे हम लोग, इंटीग्रेशन. तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग करेंगे. यहाँ पर क्या कर रहे थे हम लोग, जो कि समेशन ही कर रहे थे ना, ये जो डिस्क्रीट वैल्यू है, तो देखो सम अप हो रहा था, ये सारे वैल्यू हम लोग सम अप करके 1/2 कर रहे थे, ठीक है. लेकिन अब हमको क्या करना है कि अब हमको क्या करना है, कंटिन्यूअस वैल्यू करना है. तो कंटिन्यूअस वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है. तो इसको लिख लेते हैं, वी नाउ वी वांट टू मॉडल the height and weight of individual. और इन इंडिविजुअल्स, अब ये ग्रुप ऑफ मतलब इन दी वर्ल्ड, अगर समझो पूरे इंडिया का पॉपुलेशन हमको देखना है, इंडिया में कैसे हमारा हाइट एंड वेट का कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, ठीक है. हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग निकल सकता है, वेट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग निकल सकता है, लेकिन हमको देखना है कि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमारा जॉइंट में इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या चल रहा है. तो उसको जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर पता करना है
हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग क्या कर देंगे, ये सपोज करते हैं x1 हमारा जो है हाइट, ठीक है, x2 हमारा क्या है, वेट, ठीक है। तो अब जब हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे तो हम लोग क्या, इंडिविजुअल सपोज हमारा x है, तो इंडिविजुअल का x1 और x2 इस फॉर्मेट में हम लोग डाटा को कलेक्ट करेंगे। तो जो भी हमारा डाटा कलेक्ट होगा, सपोज हमारा पर्सन है ABCD, ठीक है, तो हमारा जो डाटा रहेगा पहले हाइट को मेंशन करेगा, हाइट जैसे 168 है, ठीक है, और वेट क्या है, और सेम 160 है, और वेट कितना है 70, ये 169.8 है, और ये वेट कितना है 70, और ये हमारा 166, और वेट कितना है 30, ठीक है। तो ये है हम लोग का डाटा कलेक्ट करने का। अब इस डाटा कलेक्शन के थ्रू हम लोग क्या है, कंबाइंड हाइट और वेट को ले रहे हैं, ठीक है। अब हमको देखना है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बने, ठीक है। तो इनको लिखने का तरीका देख लिए, सेम हम जैसे डिस्क्रीट को लिख रहे थे वैसे ही लिख रहे हैं, बस यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएंगी, यहाँ पर हमारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कंटिन्यूअस वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं distribution की। तो पहले हम लोग जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट के लिए निकाल रहे थे, तब हम लोग क्या कर रहे थे, समेशन कर रहे थे। अब क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट की क्या करते थे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकालते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस है तो हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालेंगे। लेकिन चूंकि अब हमारे पास 2 वेरिएबल है, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो जाएगा। इसी को लिख लेते हैं ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, मैं ऊपर के कुछ चीज़ों को मिटा देता हूँ, इससे क्या हो जाता है कि मैं करता है नहीं तो थोड़ा लैग शो होता है। अब हमको मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इन सब की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इनको मिटा देते हैं, इनको मिटा देते हैं। आई होप आप नोट्स को क्रिएट कर रहे होंगे, तो इससे क्या होगा कि ओके। सो अब बात करते हैं हम लोग कंटिन्यूअस वेरिएबल वेक्टर, इसके बारे में हमने बात कर ली, वेक्टर वैल्यू रैंडम। तो हम लोग जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है।
ऑलरेडी मैंने बता दिया जो डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या किस बारे में कंटिन्यूअस के केस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनेगा वो क्या करेगा, हमारा हाइट और वेट को कंबाइन लेके बात करेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लो, द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन of x describe the probability distribution of both height and weight, distribution of both height and weight, height and weight। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, टुगेदर, इनका हम लोग टुगेदर जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं। सिंपली क्या है, पीडीएफ निकाल रहे हैं। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पहले क्या करते थे, हम इंडिविजुअली निकालते थे ना, अब हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालेंगे, जिसमें हमारा क्या है, हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्लस पीडीएफ वेट का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मर्ज हो जाएंगे और हमको एक न्यू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मिलेगा। तो इसका बात करते हैं, जैसे कि हमको पता है कि हमने एक फंक्शन निकाला, सपोज द जॉइंट probability density function PDF of height and weight is given by height and weight is given by f of x1 comma x2 x1 comma x2। जब हम सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं तब यहाँ पर केवल एक x1 रहता था और यहाँ पर अंदर x, ठीक है। तो उसके केस में क्या है, केवल एक रैंडम वेरिएबल के बेस पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देते थे। लेकिन अब हमारे पास क्या है, मल्टीपल वेरिएबल्स आ गए, ठीक है। तो इसीलिए हमको ऐसा हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऐसा रिप्रेजेंट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब सिमिलर हम लोग बात करते हैं, अभी हमको नहीं पता कि हमारा फंक्शन क्या है, क्योंकि फंक्शन जो रहता है ना, इसका फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है और ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चंस में प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि पीडीएफ ऑफ जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये है। तो उसके बेसिस पे तुम लोग इसका क्या मार्जिनल निकाल दो या फिर कंडीशनल निकाल लो, ठीक है। तो अब हम लोग इसका बात करते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। पहली बात मैंने पहले बताया था, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है, हम एक चीज को करते हैं उसके बाद हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, अब लेकिन हम क्या इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं। इंडिविजुअल्स का क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हमको जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हाइट और वेट का दे दिया। अब हमको पूछा गया कि केवल हमको हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो बताओ ना भाई, हमको हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन समझना है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, उनको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। प्रीवियस केस में क्या कर रहे थे, हम लोग समिंग अप कर रहे थे, ठीक है। अगर हमको क्वाइन के क्रॉस हमको डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है तो क्वाइन के क्रॉस का, क्वाइन का रो का जितना है प्रोबेबिलिटी, हम लोग उसको सबको सम अप कर देते थे, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करना है कि अब हमको क्या, सपोज हमको पता करना है कि द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट, ठीक है। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा कि x2 को सप्रेस करना पड़ेगा और x2 पे एक क्रॉस हम लोग क्या करेंगे, समिंग अप कर देंगे। तो सिंपली क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट x1 is obtained by integrating out weight, integrating out the weight x2,
फ्रॉम द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये जॉइंट पीडीएफ की बात कर रहे हैं जो हम लोग ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं कि अब हमको केवल x1 पता करना है, ठीक है। x1 पता करना है, ये स्मॉल x1 है, x1 पता करना है। तो अब हम क्या कर देंगे, सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे इसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, जैसा हम लोग पहले करते थे, ठीक है। हमारा जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है x1 x2 x1 x2, इसको ऐसे x1 x2, इसको हम लोग किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। अब x2 के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये जो फंक्शन क्या होगा x1 के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। तो उसके बेस में हम लोग क्या कर देंगे कि उसके बेस में हम लोग क्या कर देंगे, x1 का डिस्ट्रीब्यूशन को पता कर लेंगे। फिर हमारा जो ग्राफ जो बनेगा x1 का जो ग्राफ रहता है, हमारा जो बेल कर्व ग्राफ या फिर जो भी ग्राफ बनता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बोलो डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन जाएंगे। और ये ऐसा भी बन और ये ऐसा भी बन सकता है, कुछ भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है, ठीक है। अब हम ये तो हमारे क्या किया, हमने क्या पता किया, हमने हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन पता किया। अब सिमिलरली क्या होगा, हमारा वेट का डिस्ट्रीब्यूशन भी तो होगा, राइट। तो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन सपोज हमको पता करना है एफ ऑफ x2 गिवन x2। अब हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, हमारा जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम किसके रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। अब हम लोग इसको x1 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे डी ऑफ x1, ठीक। इससे हमको क्या हो जाएगा, हमको हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x2 हमको वेट का पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन की। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, अब हमको कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में ये हम डिस्क्रीट क्या था, डिस्क्रीट का लॉजिक क्या था कि हमारा जो एक पर्टिकुलर आउट ऑफ टू इवेंट, एक इवेंट का हमको पूरा दिया हुआ है, ठीक है, और एक हमको पता नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या कर देंगे, इसका दी कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक है, हाइट हमको गिवन क्या है, वेट, गिवन वेट। हमारा x2 है हमको गिवन है, और हमारा x1 है वो अभी क्या है, हमारा अननोन है। तो उसकी हमको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस पता करने हैं। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x1 x2, x2 हमको गिवन है, राइट। ये हो जाएगा x1 गिवन। इससे हम लोग क्या करते थे, जैसे मैंने पहले बताया था डिस्क्रीट के केस में f ऑफ x1 x2, वहां भी हम लोग सेम कर रहे थे। फिर हम लोग ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे थे वहां भी, ठीक है। तो हमारा ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ x1 x2 x1 x2, ठीक है, x1 x2 डिवाइडेड बाई हम लोग क्या करते थे, जिसका हमको गिवन है उसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लेते थे, राइट। जिसका हमको गिवन है, तो हमारा क्या है, x2 का गिवन है हमको, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ले लेंगे x2 x2, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट निकाल लेंगे, हमारा वेट गिवन है इस केस, ठीक है, गिवन वेट। सेम केस में हम लोग क्या करते हैं, द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट गिवन हाइट, ठीक है। यहाँ इस केस में क्या है, हमारा हाइट गिवन हुआ है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एफ ऑफ x2 है, ठीक है, गिवन दैट x1
x1 x2 और इसको नो, हमारा x2 अननोन x1 हमारा गिवन है। तो सिंपली हम पहले क्या कर लेंगे, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे जो हमारा गिवन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन से x, और इसके बेसिस पे हम लोग को क्या पता कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा। तो चलो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम लोग को क्या है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिया हुआ है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, मार्जिनल और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जांपल को, ठीक है। एग्जांपल, इसमें क्या है, आप कंबाइंड पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे कंटिन्यूअस के केस में हम लोग मार्जिनल कंडीशनल निकालते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है, सपोज हमारा x1 है, ये हमारा हाइट को डिनोट कर, h2 हमारा क्या को डिनोट कर, वेट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमको दिया रहेगा, ये क्वेश्चन आपको दिया रहेगा प्रॉपरली, ठीक है। गिवन दैट जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन PDF of height and weight, तो आपको एक फंक्शन दे देगा उसका, तो x1 x2 ये फंक्शन आपको दे दिया रहेगा पहले, ठीक है। सपोज वो फंक्शन है 1/c, जनरली इतना सिंपल फंक्शन नहीं रहेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन रहेगा, लेकिन अभी आपको समझने के लिए सिंपल फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। x1/अल्फा और ये x2/अल्फा, तो यहाँ पर देखो x1 और x2 है, इसके बेसिस में फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ठीक है। हियर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, लिखना था मैंने, अल्फा लिख, ओके, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट एंड सी इज द नॉर्मलाइजेशन, ताकि हमारा वैल्यू जो हो 1, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी 1 is normalization so that we can have a constant total probability of। अब आपको क्वेश्चन ऐसा देगा, क्वेश्चन एकदम सिंपल ऐसा देगा, दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। पहला पार्ट बोल देगा फाइंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट एंड वेट, यहाँ पर हाइट एंड वेट दोनों पूछे, ठीक है। आपको क्या पता केवल हाइट पूछे या फिर क्या पता केवल और केवल वेट पूछे, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में इसमें ऐसा दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट वेट इज गिवन, वेट ऊपर में ऑलरेडी, तो आपको क्या करना, सिंपली उसको लाइक, तो चलो करते हैं इसको। तो हमारा पहला चीज क्या करना है, हाइट ऑफ हाइट, मतलब ठीक है, बोल हमको मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपोजिट वेट के क्रॉस हम लोग को उनको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर, तो हमारा जो विथ विथ रेस्पेक्ट टू वेट हमको इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एफ ऑफ x1
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमारा जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो कि हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, पता है ऊपर दिया हुआ है, रे क्या करना है डी एक्स टू के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट कर देना है। तो अब हम लोग सिंपली इसको लिखते हैं, सॉल्व कर रहा हूँ सिंपल, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 1/c exp माइनस x1/अल्फा माइनस x2/बीटा। ओके, अब हम लोग इसको dx2 के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट करते रहे। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, मतलब इंटीग्रेशन तो आती होगी, तो ये वाले कंपोनेंट हट जाएंगे, अल्फा कंपोनेंट इधर के, और मतलब बाहर वाले ये अंदर रह जाएंगे और ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू x2 कर रहे हैं। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, इसका तुमको पता है मैक्स प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 to 1। तो सिंस हमको पता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस जो रहते हैं एकदम बारीकी से टच नहीं करते, इसीलिए हम लोग इनको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेते हैं। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा बीटा/c exp माइनस x1/अल्फा। अब यहाँ पर हमारा जो कंपोनेंट क्या है, देखो x1 x, अब यहाँ हमारा कंपोनेंट केवल x1 बचा हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको हम ये फंक्शन मिल गया x1 फंक्शन। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसका है, हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है। अब इसका तुम ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, कैसे करना है, तुम डेस्मोस का यूज कर सकते हो, वहां से तुमको ग्राफ इजीली मिल जाएगा। जहाँ पर बीटा और सी का वैल्यू ले लेना, अल्फा का वैल्यू कुछ ले लेना, तुमको ग्राफ मिल जाएगा। मैं तुमको कभी ग्राफ प्लॉट करके भी दिखा दूंगा, ठीक है, कैसे प्लॉट करते हैं। अब हमारा इसी में हम लोग क्या पूछा है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट, ठीक है। अभी तक हमको हाइट पूछा था, अब हमको पूछ रहा है वेट। तो अब हमको किसके रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है, हमको हाइट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है। तो सिंपली क्या कर देंगे, एफ ऑफ एक्स टू, मैं दोबारा वही फंक्शंस को दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली हम लोग इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/c p, जो भी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिया गया है, x1/अल्फा माइनस x2/बीटा। अब हम लोग क्या करें, dx1 के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, x2 ये हमारा आ जाएगा अल्फा/c exp सेल की बात माइनस x2/बीटा। तो जो हमारा जो फंक्शन बन गया वो x2 के रिस्पेक्ट में बन गया, तो ये हमारा जो फंक्शन है ये क्या है, वेट का फंक्शन है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा, क्या बोलते हैं कि हमने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया हाइट ऑफ वेट का, ठीक है। अब हम लोग को कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, सेकेंड वाला जो है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड क्वेश्चन ये है ना, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका डेफिनेशन तो ऑलरेडी तुमने लिख लिया कि द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल गिवन another describe the probability। थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, राइट। द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन रैंडम वेरिएबल गिवन another means another describe the probability distribution of the first variable when the second variable is fixed। मतलब कि इसको ऐसे समझो तो सिंपली यार, जहाँ पर सेकेंड वेरिएबल हमारा फिक्स्ड है, फर्स्ट वेरिएबल हमको ऑलरेडी हमको उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमको पता कर, ठीक है। उसी चीज को बार बार बोलने से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट गिवन वेट। ठीक है, तो सिंपली हमको क्या करना है कि एफ ऑफ x1 हमको क्या है, वेट हमको गिवन है। ठीक है, तो इसको मैंने पता करने के लिए तुमको क्या, सिंपली हम क्या कर रहे हैं, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं। ठीक है, और हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं वो पीडीएफ से, वेट के पीडीएफ से जो हमको गिवन है। तो हमारा वेट क्या है, हमारा वेट है x2। ठीक है, x2। जब हमने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाला तब हमने ये निकाल लिया डिफरेंट सेपरेट, तो यहाँ से तुमको पता चलता है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज कर सकते हैं। तो एफ ऑफ x2 निकल चुका है, तो हम लोग सिंपली, और हमारे पास एफ ऑफ x1 मीन्स जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमको मीन्स जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हमको ऑलरेडी पता हुआ है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1/c exp of minus x1 by alpha minus x2 by बीटा, और ये हमको ऑलरेडी पता हुआ है, ऊपर निकाले हमने, तो ये हो जाएगा अल्फा बाई सी ई एक्स पी माइनस के x2 बाई बीटा। करेक्ट। अब जब तुम इनको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1/अल्फा ए एक्स पी माइनस x1 बाई अल्फा। ओके, इनको सिंप्लीफाई करके देखना, यहाँ से c कट जाएगा 1/अल्फा, और फिर इनको सॉल्व करोगे तो ये जो एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये जो सम अप हो जाएंगे और एक निगेटिव एक पॉजिटिव तो कट जाएगा। ठीक है, तो इसके थ्रू आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाली एफ ऑफ x1 गिवन x2, बार बार x1 गिवन x2। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया ऑलरेडी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने पढ़ा। आज हमने वेक्टर वैल्यू रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट, में सोच रहा हूँ थोड़ा सा एक और डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको भी हम लोग कवर करते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं क्या, ताकि वो एक शॉर्ट वीडियो रहे और कंबाइन हम लोग उसको कवर कर पाए। क्योंकि कई लोग केवल क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग फिजिक्स के टर्म में गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स फिजिक्स में जब हम यूज करते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, सेम चीज है गॉसियन नॉर्मल, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके।